आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है चरण सिंह पथिक जी द्वारा लिखित कहानी कसाई। बहुत दूर दूर तक सरसों, गेहूं और चने के लहराते हुए खेत। किसी पेड़ या ऊंची जगह से देखो तो लगता किसी ने धरती पर पीली और हरी मखमली चादर बिछा दी हो। जब खेतों में गेहूं, चना और सरसों फल फूल रहे हों तो किसानों के चेहरों पर अजीब चमक रहती है। इस चमक में उनके अगले पिछले सपने समाहित होते हैं। ये कुटिल्लों को अन्न से भरने का साल था और वे दोनों भयभीत सहमे सिकुड़े सरसों के खेत में बीचों बीच बैठे हुए थे। तुमने कल यह क्यों कहा कि मैं तुम्हें छेड़ रहा था? तो फिर क्या कहती? कुछ भी कह देती, मगर मुझे बदनाम क्यों किया? तुम्हारी कहेगी बदनामी? तुम तो छोरा छाप रहे हो, बदनामी तो असल में मेरी हुई। खैर, बदनामी किसी की भी हो, फर्क क्या है? लेकिन गांव वालों और घर वालों ने काफ़ी गलत समझा। लोग चाहे जो समझे, हमें क्या? जब काकी ने हमें देख लिया तो मैं और कहती भी क्या? काकी का तुम्हें पहले ख्याल नहीं था? था, लेकिन वह दूसरे खेत में सरसों के पत्ते तोड़ रही थी। शायद तुम्हें आते देख लिया होगा। कल तो आदमी मर जाते तो ताज्जुब नहीं था। तुम्हारे पिताजी, काका सहित सब घर वाले हमारे घर लाठियां लेकर चढ़ आए थे। मेरे पिताजी और काका भी गुस्साए हुए थे। वो तो मेरे सरपंच बाबा ने सबको समझाकर शांत कर दिया था। मर जाते तो मर जाते, हमें क्या? उसने अपनी पीली फूली लुगड़ी का पल्लू दांतों से कुतरते चूसते हुए कहा। हमें क्या कि बच्ची, ये देख मेरी पिंडलियां। उसने अपनी पैंट पिंडलियों से ऊपर सरकाकर बताया। हाय मैया! उसने पिंडलियों पर उभरे संटी के निशानों को दुख से सहलाते हुए पूछा। और भी कहीं दी है? हाँ, ये देख पीठ में। उसने अपनी टी शर्ट उतार कर पीठ दिखाई, फिर पैंट और अंडरवियर कमर के नीचे सरकाकर कहा। कूलों पर भी होंगे, बहुत तेज दर्द होता है, मुश्किल से बैठ पाता हूँ। वह कातर और कांपते हाथों से पीठ, पिंडलियों और कूल्हों को सहलाते सहलाते सिसक उठी। किसने मारा? पिताजी और दोनों काकाओं ने मिलकर। उसने अपनी टी शर्ट और पैंट ठीक करते हुए बताया। यह आदमी है कि कसाई? तुम्हारी तो आंखें भी लाल और सूजी हुई हैं। आदमी तो हरगिज नहीं, मुझे सोने नहीं दिया गया। माँ ने जैसे तैसे छुप कर खाना खिला दिया था। वे मुझे अब यहाँ टिकने नहीं देंगे। माँ भी कह रही थी कि कुछ दिन के लिए बाहर चला जाऊँ। मैं भी यही सोचता हूँ, महीना 20 दिन बाहर रह लूँ ताकि इनका गुस्सा शांत हो जाए। कहाँ जाएगा तू? वह कांप उठी। कहीं भी। महीना 20 दिन तो कहीं भी गुजारे जा सकते हैं। और मैं कहाँ जाऊँ? किसी कुआं भाड़ में? पावरी है तू तो। रो पड़ा था। मुझे भी कसाई के हाथों बेच दिया जाएगा। उसने सरसों के फूल को बेरहमी से मसल डाला। सच में हमारे चारों ओर कसाई ही कसाई हैं। हम बचकर आखिर जाएंगे कहाँ? सर्दियों की अंधेरी रात, दूर खेतों में हूंकते सियार और गांव में भौंकते कुत्तों का शोर। बाड़े में कऊ अर्थात अलाव को घेर कर आंच तापते हुए चारों। सरपंच और उसके तीनों बेटे, लाखन, दयाल और बाबू। चुनाव में सिर्फ 2 माह शेष। चारों वोटों का गणित सुलझाते सुलझाते। मगर पिछले दिनों लाखन के बेटे सुमेर ने जो किया उसकी भरपाई कैसे हो? मिस्री के घर वाले शुरू से ही सरपंच के साथ रहे हैं। करीब 125 वोट। अब की बार क्या भरोसा? वैसे मैंने सब संभाल लिया है। घर जाकर माफ़ी भी मांगी है। ये थोड़े नरम हुए हैं। सुमेर बाहर है ही, चुनावों के बाद ही लौटने को बोला है उससे। सरपंच ने हुक्का बड़े वाले लाखन को सौंपा। बेटे की वजह से सत्ता हाथ से चले जाने की आशंका लाखन को खाए जा रही थी। पढ़ाया लिखाया, मिस्री से छेड़ करने की उसे ज़रूरत ही क्या थी? गांव में ऐसों वैसों की लड़कियां हैं। 125 वोटों का ख्याल तो किया होता। एक ज़बरदस्त तनाव सभी के चेहरों पर था। विपक्षी मौके का फ़ायदा उठाने की गरज से मामले को हवा देने में लगे हुए थे। चारों के जहन में मंथन अपने अपने स्तर पर जारी था। अचानक पदचापों से उनका ध्यान भंग हुआ। कौन? दयाल ने कड़क कर पूछा। ओए बोल तो। लाखन ने शायद पहचान लिया था।
सुमेर? आने वाला डगमगाते कदमों से कंबल में लिपटा हुआ कऊ के नजदीक पहुंचा। तू? सरपंच ने सामने सुमेर को देखकर आश्चर्य से कहा। तुझे तो चुनाव के बाद गांव आने को बोला था ना? बाबा, मैं कहाँ बेमतलब छुपता फिरूं? मैंने कोई हत्या तो नहीं की। सुमेर मुर्गे की तरह कुड़कुड़ाया। वे तुम्हें यहाँ देखेंगे तो नाराज होंगे। 125 वोट अपने हाथ से निकल जाएंगे बेटा। विपक्षी पहले ही पीछे लगे हुए हैं। सरपंच ने दहकती आंच को राख से ढककर लकड़ी से थपथपाया। लेकिन मैं जाऊं कहाँ? कोई जगह तो हो। 15 दिन से भूखा प्यासा लावारिस की तरह भटकता रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। मिस्री से प्रेम, पर वह आगे बोल नहीं सका। कोहरे की परत सघन होने लगी थी। सर्दी से बचने के लिए उसने कऊ की शरण लेनी चाहिए। उसका बाप लाखन कब से बंदूक की तरह भरकर बैठा हुआ था। खड़ा होकर चीखा, कहीं किसी कुआं में मादर। पलटकर अचानक उसने भरपूर लात कऊ पर बैठने की जुगत में झुके सुमेर को मारी तो भरभरा कर ढह गया। भौचक्का व लड़खड़ा कर खड़ा हुआ। कंबल जमीन पर गिर गया था। आंखें दहक उठी, भूख से ऐंठती। आंतों में गर्म गर्म लौ उठी। बाखर की ओर मुड़ते हुए थूका, कसाई कहीं के। सबने सुना। गुस्से में बौराए अबूझ उन्माद में डूबे तीनों उस पर झपटे। हमको कसाई कहता है? नकटी रांड के ठहर तो। बेशुमार लात घूंसे। बकरे की तरह मिमियाता सुमेर। शोर सुनकर बदहवास बाखर से उसे बचाने दौड़ी उसकी माँ। आंखों के सामने लाल पीले सितारे, गहन अंधकार में डूबती दुनिया। कुठौर लगी लात ने उसे तड़फड़ाकर हमेशा के लिए शांत कर दिया। बाड़े में शमशानी आतंक। बेटी की लाश पर बेहोश पड़ी गुलबी। ये क्या कर डाला? सरपंच की आंखों के सामने चक्री की तरह फिरती धरती। दूर कहीं खेतों में चीखते सियार, सर्द हवा के झोंके, पेड़ों की पत्तियों से टपकती ओस। कोहरे की परत और भी गाढ़ी हो गई थी। सुबह 10 बजे के करीब कोहरा कम हुआ। ठीक उसी वक्त शमशान में लोगों को सैकड़ों धुंधली कायाओं का झुंड नजर आया। लोगों के पेट में ठंड का एक गोला सर्र से उतरता चला गया। सुमेर मर गया? कब? कैसे? कहाँ? कौन सा सुमेर? सुबह मरा, पता नहीं कैसे। नाले के पास लाश मिली थी। अरे वही सुमेर, अपने सरपंच का नाती। सरपंच का नाती? पूरे गांव में आश्चर्य, हाहाकार। जिसने सुना विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि छोटू और ओमी तो सुनकर ही कांप गए थे। वो तो 10-15 दिन से बाहर था। रात को ही तो आया था। अकेला? नहीं, ओमी और छोटू साथ थे। तो उनसे पूछते, कहीं सल्फास तो नहीं खा गया वो। लाश देखने वाले तो मना कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। कहीं चाकू गोली का निशान? बिल्कुल नहीं। खून की एक बूंद जहां वह मृत पाया गया वहां नहीं थी। न ही उसके शरीर पर कोई निशान। किसी ने गला दबा दिया हो? ना, गले पर ऐसा कोई निशान नहीं मिला। देखने वालों ने सब जांच की है। उसके आसपास देखते, कहीं कुछ सुराग मिल जाता। अजी दूर दूर तक के खेतों में देख लिया। वह नाले के पास जिस बबूल के पेड़ के नीचे मृत मिला, वहां न तड़पने के निशान है, न ही घसीटने के निशान। गजब है भाई, ऐसा तो पहली बार देखा सुना है। पुलिस को खबर करनी थी? नहीं की। किसी पर शक ही नहीं था। फिर भी कुछ तो सुना होगा, लोगों ने अनुमान तो कुछ लगाया होगा। किसी ऊपर की हवा की चपेट में आ गया, ऐसा कह रहे थे उसके घर वाले। लोग ऐसी बातें करते, तर्क करते, विवाद करते, मगर नतीजा नहीं निकलता। सुमेर की मौत रहस्य बनकर लोगों के दिल और दिमाग पर ऐसी छाई कि लोग शाम को ऊपर की हवा की दहशत से जल्दी ही अपने घरों में दुबक जाते। सुमेर की माँ पगला गई। जब तब बेहोशी में न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती, चीखती चिल्लाती। मिस्री प्रेतनी की तरह उन उन स्थानों को तलाशती फिरती जहाँ जहाँ वे मिलते रहे थे। तमाम स्त्रियां घूंघटों में सिमट गई थीं। उनके घर वालों के अनुसार सुमेर घर तक पहुंचा ही नहीं था। लोगों ने छोटू और ओमी से भी जमकर पूछताछ की थी।
उनके अनुसार वह लापरवाह और थका हुआ ज़रूर था। उसकी बातों से ऐसा लगा नहीं कि वह आत्महत्या कर सकता है। हम तो नाले के पास से अलग हो गए थे। हमने घर तक छोड़ने को कहा भी था मगर उसने मना कर दिया। फिर नाले से घर है भी कितनी दूर? मुश्किल से 100 कदम। लोग सोचते और सोचते सोचते थक जाते मगर उनकी था नहीं जाती। वे झल्लाकर अंत में यही कहते, उसको कौन कसाई खा गया। आफत आती है तो एक साथ आती है। अब तो पूरा घर परेशान है ऊपर की हवा से। क्या हुआ पुण्य? किलाड़ ने पूछा। तुम्हें पता नहीं, सरपंच का छोटा बेटा भी चपेट में आ गया, पुण्या ने बताया। सुमेर का काका? दयाल? हाँ वही, रात को उठ के चल देता है। कई बार पकड़ के लाए हैं नाले से। कभी कभी बताशे, लौंग, डोडा, उड़द के दाने, हड्डी और न जाने क्या क्या बाखर में बरसने लगते हैं रात को। सब दिमाग के फेर हैं पुण्या, बेचारा तो भेंट चढ़ ही गया। हाँ रे, अब तो किसी सियाणे की तलाश में है। उनके घर में ही नारायण और हरकेश की माथे प्रेम पठान आते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। पूछ लिया, फिर क्या? कोई ताकतवर हवा है, उसके बस का रोग नहीं है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमने तो बहुत रक्षा की थी। मैं भी वहीं था उस दिन, जोत जोड़ी थी पठान बाबा के थान पर। यही बातें एक से दूसरे मुंह, फिर सबकी जुबान पर। सुमेर के घर वाले किसी के पूछने पर यही कहते, कोई तगड़ा कसाई था, प्रेत और पठान बाबा के बस में आया ही नहीं। कसाई कसाई कसाई, पूरे गांव की हवा में कसाई की दहशत इस कदर हावी हो गई थी कि जब भी कोई अकेला दुकेला टट्टी पेशाब जाता तो आग या झाड़ी में कसाई नजर आता और वह अपनी धोती पकड़े भाग खड़ा होता। माए नन्हे मुन्नों को जल्दी ही खिला पिलाकर सुला देती। नाले की तरफ तो जाने के ही दिन से लोगों को कपकपी छूटने लगती। उस रात सारा गांव ही सरपंच के बाड़े में इकट्ठा हो गया। दूर गांव से एक पहुंचवान स्याड़ा लाया गया है, वो सबके सामने सारी स्थिति साफ कर देगा। शराब, लौंग का जोड़ा, धूप, अगरबत्ती, इत्र, जायफल, उड़द के दाने, तिल, लाल कपड़ा सहित स्याड़पत का सारा सामान मंगा लिया गया था। गांव के मुख्य मुख्य पंच पटेल शांत बैठे हुए थे। एक तरफ घूंघटों में दुबकी औरतों का झुंड बैठा हुआ देवताओं के गीत गा रहा था, दूसरी तरफ गोठ गाने वाले पुरुषों का झुंड बैठा हुआ था। ढप 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 ढाक बज रही थी। बच्चे सहमे हुए गोदों में दुबक कर छुप से गए थे। स्याणे ने अपने इष्ट को शराब, धूप, लौंग, इत्र, जायफल आदि का भोग लगाकर नीम की एक हाथ भर टहनी मंगवाई। नीम की वह हाथ भर की टहनी उसके दोनों हाथों में कसकर जकड़ी हुई थी। गोठ वालों का हो का स्वर ठंडे मौसम में दूर दूर तक ढाक की थापों के साथ लोगों में दहशत भर रहा था। हुक्के पर हुक्के चल रहे थे। एक चिलम बुझती तो दूसरी तैयार रहती। काफी देर से स्याणा अपने घुटनों के बल बैठा इष्ट से प्रार्थना कर रहा है, मगर इष्ट देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। आधी बोतल खुद स्याणे के हलक में उतर भी चुकी थी। सभी की कौतुक नजरें स्याणे पर टिकी हैं। महाराज, अब तो मेहर करो, दुखिया की लाज तुम्हारे हाथ है। सुमेर के पिता लाखन और उसके बाबा सरपंच ने स्याणे के पैरों में अपना माथा टेका। बर्बाद हो गए महाराज, अब तो आ जाओ। पांच्या पटेल ने भावुक होकर विनती की। अचानक बोल धर्म की जय का स्वर हुंकारता हुआ स्याणा उछला। ढाक तीव्र गति से बजाई जाने लगी। गोट गाने वाले जोश में गाने लगे, बाकी लोग बिल्कुल चुप। नीम की टहनी हाथ में पकड़े स्याणा हूं करता हुआ जोर जोर से सिर झटक रहा था। कभी कभी जोर से जमीन पर हथेली की थाप मारता, पुचकारी मारकर अपना हाथ चूमता, नीम की टहनी को सूंघता जाता। बोल धर्म की जय। स्याणे की इस दूसरी जय के साथ ही गोट गाने वाले बंद हो गए। सन्नाटा खिंच गया। एक तांत्रिक की दहशत लोगों में भरकर उनका बाल बाल खड़ा कर रही थी। सिर्फ स्याणे की हूं के अलावा कुछ नहीं। स्याणे ने इशारे से सरपंच को अपने नजदीक बुलाया। सरपंच हुक्का किसी और को थमाकर स्याणे के पैरों में लौट गया। स्याणे ने पीठ थपथपाकर सरपंच को बैठा दिया। लाल लाल आंखों से लोगों को एक प्यारगी स्याणे ने घूरा। लोग मन ही मन नतमस्तक हो गए।
तुम्हारे ऊपर पहले की बुलारी बकाई थी सरपंच, याद करो पिछला चुनाव। सरपंच के माथे पर बल पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद कहा, महाराज बुलारी बाकी थी तो पहले चिताते, मेरा तो जवान नाती खा गया कसाई। अगर चिटका नहीं करे तो देवत्व की कौन सुध ले सरपंच। सियाणी ने विजयी मुद्रा में कहा, मगर महाराज इतनी सी बात का इतना बड़ा दंड, ये देवता है कि कसाई। भभूतिया ने रोष में पूछ डाला, चुप, तू क्या जाने, यह जग पहले किसी युग में कसाई बाड़ा थी, वहां बहता था खून, सरपंच ने उसे ललकारा था, उसने नाती की बलि ली है, बलि। भभूतिया मारे भय के पीछे सरक गया था। सुमेर को कसाई ने मारा है, वह नाले पर ही दबोच लिया था, मुक्की मारी थी, मुक्की। महाराज अब तो गैल लगाओ, सब घर परेशान है। बाबू ने हाथ जोड़ दिए। कृष्ण पक्ष के 7 शनिचर दयाल की बहू आधी रात को नाले के ऊपर नंगी स्नान करे, मैं साथ दूंगा। 1.25 मणि और बकरा अलग से चढ़ाना होगा, ताबीज भर दूंगा, फिर देखता हूं उस कसाई को। दयाल सियाणे के पैरों में लोट पोट हो गया। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे महाराज, हमारा तो दुख कटना चाहिए बस। सियाणे ने अभय मुद्रा में दयाल के सिर पर हाथ रखा। लोग सोचने लगे कि कसाई इतना जबरदस्त था कि सुमेर को नाले से घर तक नहीं पहुंचने दिया। कसाई को लेकर लोगों में किस्से कई फैल गए। भूत प्रेतों के अगले पिछले कारनामों का सिलसिला बतरस में दहशत और रोमांच भर रहा था। सुमेर की मां पगलाई बौराई दहाड़ मार कर रोती जोर से औरतों के झुंड से बाहर निकल आई। उसके रोने से फिर दहशत सी छा गई। अपने को जैसे तैसे काबू में रखे वह लड़खड़ाती सियाणे के पास आकर बोली, दयाल की बहू आधी रात को नंगी नहीं नहाएगी, ना वह तावीज बंधवाएगी, असली कसाई तो इसी बाड़े में बैठे हैं। लोग हैरत में आ गए। एक औरत जिसके इन हुजूम में कई ससुर और जेठ लगते हैं क्या बोल रही है? असली कसाई बताऊं पंचो? दांत पीसती हुई दहाड़ी। सरपंच, सुमेर का बाप लाखन, दयाल, बाबू सभी हतप्रभ थे। सुमेर का बाप झटक कर खड़ा हुआ, असली कसाई मेरा धणी और देवर है, मेरा ससुर है। सियाणे ने जोर से हूं 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 कर कहा, चुड़ैल। सुमेर की मां सियाणे पर टूटी, गैबी बाप खाने, चला जाए यहां से पाखंडी, सियाणे की पूंछ। सियाणा चुप, लोग चुप, क्या बक रही है? लोगों में कानाफूसी होने लगी। सुमेर का बाप चीखा, चुप कर बेशरम नकटी रान, नकटा होगा तेरा कुनबा, कसाई मेरे लाल को खा गए। चुप हो जा कुतिया, नहीं तो चीर के फेंक दूंगा, हाथ तो लगा, खून पी जाऊंगी सबका। लोग खड़े हो गए। सुमेर की मां ने जो बताना था जैसे तैसे बता दिया। ईश्वर करे सत्यानाश होगा इनका। बेटे के गम में पगलाई व औरतों के बीच भरभरा कर ढह गई। सुमेर का बाप उस पर झपटा। लोग सुमेर की मां को बचाने दौड़े। बेतरफ पिटती उसकी मां डकरा उठी, बेटा सुमेर। लोगों ने उसे संभाला। अपने अपने घरों को धीरे धीरे लौटते लोगों पर कसाई अब भी सवार था। तो यह थी चरण सिंह पथिक जी द्वारा लिखित कहानी कसाई। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।